साथियों, आप सभी को पता है जब एट्रोसिटी एक्ट का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कितना डिफिकल्टी आता है, सबको पता है। इसीलिए पार्लियामेंट में 1989 में इनको रोकने के लिए व्यवस्था किया गया है। इनको रोकने की व्यवस्था क्या किया गया है? अधिनियम 4 बनाया गया है। अधिनियम 4 के तहत जो भी ऑफिसर, जो भी लोक सेवक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लोगों का कार्रवाई को या इन्वेस्टिगेशन को देखता है या उनका एफआईआर को रिसीव करता है, जो भी थाना में बैठे हुए ऑफिसर, लोक सेवक का मतलब यह है आईपीसी का धारा 20 के तहत भारत में काम करने वाले हर कोई सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बताया जाता है। एट्रोसिटी एक्ट में यहाँ लोक सेवक का मतलब ये है जिन ऑफिसरों ने SC/ST लोगों का भलाई के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं, एट्रोसिटी से रिलेटेड संबंधित कार्रवाई को तदारक करते हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ऐसे ऑफिसर जानबूझकर नेग्लेक्ट करने से उन्हें क्या पनिशमेंट मिलता है? ये व्यवस्था हमारा सेक्शन 4 में लिखा गया है। सेक्शन 4 में आपको लोक सेवक के बारे में बताता है। एट्रोसिटी एक्ट बनाने का टाइम पार्लियामेंट में ये डिबेट किया गया था कि एट्रोसिटी एक्ट बन जाएगा, इनको एग्जीक्यूटिव करने वाले ऑफिसर जब नेग्लेक्ट करेंगे तो ये लोग जाए तो जाए कहां जाएंगे? क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोग का आवाज कभी उठा नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, इतना डरे हुए लोग हैं, इतना सहमे हुए लोग हैं, ये ऑफिसर को देखते ही डर जाते हैं। आज भी ये सही हो रहा है। थाने में जाकर अपना एफआईआर दे नहीं पाते, कलेक्टेड ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पास जाके अपना प्रॉब्लम बता नहीं सकते, तहसील ऑफिस में जाके तहसीलदार को अपना प्रॉब्लम सॉल्व के लिए बता नहीं पाते। उसके साथ आपका ब्लॉक ऑफिसर बीडीओ जहां रहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का सामने जाकर वहां DW जैसे वेलफेयर ऑफिसर, वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर WO रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में DWO रहते हैं, ऐसे ऑफिसर का सामने जाकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाते। तो इसीलिए पार्लियामेंट में 1989 में इनको नजर में रखते हुए एक लोक सेवक के लिए कानून बनाया गया है एट्रोसिटी एक्ट के तहत, जो लोक सेवक का श्रेणी में आता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो भी मामला बनता है उनको सही से काम करने के लिए ये कानून बताता है। जब जानबूझकर कोई भी व्यक्ति, लोक सेवक ये कानून का खिलाफ करता है तो ऐसे ऑफिसर का खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया है। फिर भी आज तक ना पुलिस स्टेशन में ये कानून को मानते हैं, कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर का खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट ही नहीं लगा, कभी भी कोई वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर का खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट ही नहीं लगा, कभी भी कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा, कभी भी कोई बड़ा अधिकारी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा। हर दिन, हर वक्त, हर मिनट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का द्वारा दिया गया अधिकार को कैसे धज्जियां उड़ाते हैं एग्जीक्यूटिव वाले, लोक सेवक वाले। उनका खिलाफ कुछ भी हो नहीं पाता, क्योंकि उनका खिलाफ जब एक्शन है तो प्रॉपर ड्यू इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है। उनका हायर अथॉरिटी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। इसलिए सेक्शन 4 इतना कमजोर हो गया है भारतवर्ष में। इनको रखा गया पार्लियामेंट में SC/ST लोगों को सुरक्षा देने के लिए, और SC/ST रिलेटेड मामला को देखने वाले ऑफिसर का खिलाफ जब ड्यूटी में नेग्लेक्ट करता है तो उनका खिलाफ जाने के लिए। लेकिन उसका अंदर एक चीज रह गया है, जो है उनका हायर अथॉरिटी का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद जब ये मामला बनता है। इसलिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, ये केस खड़ा नहीं होता। हमारा नजर में आज तक नहीं आया एक भी इस हायर अथॉरिटी का खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगा और उनको पनिशमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पॉलिटिकली कमजोर है, बहुजन समाज इकोनॉमिकली कमजोर है, बहुजन समाज से सोशली कमजोर है।
आज भी सोशल इक्वालिटी नहीं है भारतवर्ष में, आज भी इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है भारतवर्ष में। करप्शन इतना बढ़ गया है, वो करप्टेड का खिलाफ लड़ते लड़ते एट्रोसिटी एक्ट कहाँ दम तोड़ रहा है। एट्रोसिटी एक्ट को इन्वेस्ट करने वाले ऑफिसर हर वक्त मजबूती का साथ साथ देते हैं, एससी एसटी का साथ साथ नहीं दे रहे हैं। इसीलिए स्पेशल कोर्ट में जाते जाते ये केस दम तोड़ देता है, और स्पेशल कोर्ट में जाते जाते एक केस दम तोड़ देता है और पीड़िता को न्याय मिलना बहुत कम होता है। खास करके जब पीड़िता को जो जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। क्यों का कारण ढूंढने से हमको बहुत जरूरी है। आइए आज हम लोक सेवक सेक्शन 4(1) क्या बताता है, मैं आपको ये बात बताऊंगा। अध्याय 4 में ये लिखा गया है, लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई और अधिकारियों के द्वारा कैसे कार्रवाई धारा 4 में किया जाता है, ये क्लियरली एट्रोसिटी एक्ट में बताया गया है। लोक सेवक जिनका विरुद्ध कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है, लोक सेवक जिनका विरुद्ध पीड़िता को कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है, इनमें आता है 4(1) में जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य, 4(2) में पुलिस थाने का भारप्राप्त अधिकारी का कर्तव्य, 4(3) में पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य, 4(4) में अनुसंधान अधिकारी का कर्तव्य, 4(5) में नोडल अधिकारी का कर्तव्य और 4(6) में निवेश अधिकारी का कर्तव्य। ये जो 4 में 6 भाग किया गया है, हम आपको एक एक भाग बताएंगे। आज 4(1) के बारे में बताएंगे। ये ऑफिसर जो जितने भी ऑफिसर डिवाइड किया गया है, 6 डिवीजन किया गया है, वो 6 ऑफिसर का कर्तव्य क्या होना चाहिए। जब उन लोगों ने अपना कर्तव्य से नेग्लिजेंसी होते हैं, नेग्लिजेंसी करते हैं, उन्हें एट्रोसिटी लगता है। उसके साथ साथ सर्विस कोड का सेक्शन 17, सेक्शन 4, सेक्शन 16, सेक्शन 15 सर्विस कोड नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्यूटी एंड मिसयूज ऑफ हिज पावर, ये बनता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्यूटी जब बनता है तो ऑफिसर को सर्विस कोड में लिखा गया है, वो डिसमिस भी हो सकता है। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट में ऐसा नहीं किया गया है, बहुत कमजोर किया गया है। इसमें बहुत कमजोर पनिशमेंट मिलता है, 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर पनिशमेंट मिलता है। फिर ये भी हो नहीं पाता। चलिए आज आप लोगों को मैं बताऊं 4(1) क्या बताता है। धारा 4(1) ये बताता है, लोक सेवक द्वारा कर्तव्य को जानबूझकर उपेक्षा करना पर उसके विरोध कार्रवाई होता है। लोक सेवक जानबूझकर अपना कर्तव्य को वो नेग्लेक्ट करता है, उपेक्षा करता है। क्योंकि मनुवादी सोच रखने वाले लोग जब लोक सेवक होकर बैठते हैं और वो एट्रोसिटी केस का मामला को देखते हैं, तो ये लोग जानबूझकर डेफिनेटली सवर्णों को मदद करेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का वो मदद नहीं करेंगे। जब कोई भी ऑफिसर को अधिकार मिलता है, कुर्सी मिलता है, वो संविधान को शपथ लेके बैठता है। लेकिन आजकल का चलन अलग हो गया है, वो संविधान का शपथ नहीं ले रहा है, वो भगवान का शपथ लेता है। इसीलिए न्याय डिस्चार्ज करते वक्त, लोक सेवक अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त वो भगवान का शपथ लेता है, मतलब कास्टिज्म वहां खड़ा कर देता है और कास्ट को देखकर वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करता है। हर वक्त वो सवर्णों को मदद करने के लिए कोशिश करता है। ऐसे करने वाले ऑफिसर का खिलाफ क्या सजा होता है और अधिनियम 4(1) क्या बताता है। अधिनियम के धारा 4 के अनुसार कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ऐसे लोक सेवक को कर्तव्य से वो जानबूझकर अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है और जानबूझकर वो उपेक्षा कर रहा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोगों का विरुद्ध होने वाले केस को वो सही से उनका ड्यूटी निर्वहन नहीं कर रहा है और जानबूझकर वो ज्यादा से ज्यादा दोषियों को मदद कर रहा है, पीड़िता व्यक्ति को बिल्कुल उपेक्षित कर रहा है। क्योंकि पीड़िता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का श्रेणी में आता है, उन्हें वो ज्यादा उपेक्षित करके जो दोषी है वो दोषियों को मदद दिलाता है।
ऐसे लोगों को खिलाफ सजा का प्रावधान है। कम से कम 1 साल का सजा होता है। याद रखिए, जो भी ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, जो भी ऑफिसर हो ना, क्यों मैं एक एक बताऊंगा आपको। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का केस जब उनको डिस्चार्ज करने के लिए मिलता है, ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए दिया जाता है, ऐसे समय में वो जानबूझकर दोषी को समझ हेल्प करता है और पीड़िता को वो उपेक्षित करता है, उपेक्षा करता है। ऐसे ऑफिसर का खिलाफ केस करने की अधिकार प्राप्त है पीड़िता को। कम से कम 1 साल तक उन्हें सजा होता है। तो आपको कहीं भी ऑफिस पर आप पीड़ित है, कहीं भी आप जा रहा है, ऑफिसर आपको उपेक्षा कर रहा है, आपको न्याय नहीं दिला रहा है। जितना भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत जितना भी डेवलपमेंट वर्क आता है, समझिए आपको सरकारी के द्वारा मदद मिल रहा है। अनुसूचित जाति के नाम पर, गरीब है आप, अनुसूचित जाति है, आपको कोई जन कल्याण योजना में आपको रखा गया है, आपका नाम है और आपको आपको प्रधानमंत्री हाउस मिल रहा है, या आपको ओल्ड एज पेंशन के लिए आप एलिजिबिलिटी है, या आप कुछ सरकारी सुविधा प्राप्त करने के लिए एलिजिबिलिटी है। जानबूझकर वो आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, आप अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, आपको ऑफिस का अंदर घुसने नहीं दे रहा है, आपका दुख, आपका एप्लीकेशन को रिसीव नहीं कर रहा है, आपको जानबूझकर नेग्लेक्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में वहां एट्रोसिटी बनता है। ऐसे ऑफिसर का खिलाफ आप तुरंत अपना कलम उठाइए और तुरंत उनका खिलाफ लिखने के लिए कोशिश कीजिए। हमारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग होता है, कल्याणकारी विभाग होता है। जितना हो सके आप मोबाइल को भी यूज कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कमिश्नर को टैग करके या मिनिस्ट्री को टैग करके आप तुरंत इनका खिलाफ एविडेंस भेज सकते हैं और कार्रवाई भी कर सकते हैं। बड़ी दुख की बात यह है, हर कोई डिपार्टमेंट जब चुप बैठ जाएगा तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्या करेगा। फिर भी हमारा कर्तव्य है, आपको हम समझा रहे हैं कैसा होता है। अनुसूचित जाति जनजाति को 4 के तहत, एट्रोसिटी एक्ट 4 के तहत कैसे उन्हें पनिशमेंट होता है, मैंने आपको ये बात बता दिया। लेकिन याद रखिए, वो लोक सेवक के कर्तव्य क्या क्या होता है, जिसमें उपेक्षित करने पर कार्यवाही का अधिकार आपको प्राप्त है, यानी पीड़िता को प्राप्त है। सूचना के तहत जो हस्ताक्षर लेना चाहिए, मौखिक रूप में आपका बयान और आपका सूचना पुलिस स्टेशन में आप दर्ज करते हैं, उस समय पुलिस अधिकारी को, प्रभारी को द्वारा लिखिबद्ध किया जाना चाहिए आपका मौखिक सूचना को, और सूचनाकर्ता को पढ़कर भी सुनाना चाहिए। आपको एट्रोसिटी हुआ है, आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, आप लिख नहीं पा रहा है, तो आप मौखिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आपका मौखिक इंफॉर्मेशन को पुलिस अधिकारी को लिखना चाहिए। लिखने के बाद आपका हस्ताक्षर को उन लोग लेना चाहिए। लेने से पहले आपको पढ़ाकर सुनाएगा, आपने ऐसा ऐसा बताया है, फलाना तारीख में फलाना व्यक्ति का द्वारा आपको ऐसा एट्रोसिटी हुआ है। डिटेल आप जो बोल रही है मौखिक रूप में, उनको लिखित रूप में पुलिस अधिकारी, वो भारप्राप्त अधिकारी जो वहां बैठा होता है, वो लिखेगा। लिख के आपको पढ़कर सुनाएगा, पढ़ के सुनने के बाद आपका हस्ताक्षर लेगा। इतने वक्त में जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसी वक्त पुलिस अधिकारी का व्यवहार क्या होना चाहिए। जब आप पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पुलिस अधिकारी का व्यवहार आपका प्रति मानवीयता होना चाहिए, आपका प्रति करुणा होना चाहिए, आपका प्रति दया भावना होना चाहिए। आपको एक इंसान की तरह उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब आपको वो पुलिस अधिकारी थाने में जाते ही गाली गुलज कर रहा है, आपको डरा रहा है, आपको भगाने के लिए कोशिश कर रहा है, ऐसे स्थिति में भी वो ऑफिसर का एट्रोसिटी बनता है। कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर जब आप थाने में जाते हैं, आपको डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, वो कानूनन अपराध है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति को ऐसे डराना, ऐसे भगाना, उनको अंदर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जब वो भाषा प्रयोग करता है और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करता है, आपको डरवाता है, तो ऐसे स्थिति में वो पुलिस ऑफिसर कर्तव्य से आउट हो गया, वो भी नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्यूटी का श्रेणी में आता है। उनका कर्तव्य लोगों का सेवा करना, वो लोक सेवक है। क्योंकि लोक सेवक को आपका टैक्स से
उनका तनख्वाह मिलता है, उनका कर्तव्य ये होना चाहिए लोगों का द्वारा मुझे लोगों का टैक्स से मुझे पैसा मिल रहा है, मेरा जो ड्यूटी मुझे दिया गया है संविधान के तहत वो ड्यूटी मुझे सही से निर्वाह करना चाहिए, ताकि ऐसे सोचकर उनको आपका इंफॉर्मेशन को, मौखिक इंफॉर्मेशन को आप थाने से जाने के बाद आपको सही से बिठाएगा और आपको आश्वासन देगा और उसने के बाद आपको पूछने के बाद आप जो मौखिक सूचना देंगे, आप बीती आपको जो बीता है वो आप बताएंगे, बताने के बाद वो लिखेगा, लिखने के बाद वो पढ़कर सुनाएगा, पढ़ के सुनने के बाद आपको हस्ताक्षर लेना चाहिए फास्ट वार के वो पुलिस थाना में बैठे हुए कोई भी पुलिस अधिकारी को, जो उस दिन भार प्राप्त अधिकारी होता है। अधिनियम के अधीन और अन्य सुसंगत व्यवधान लिखा गया है। अधिनियम को शिकायतकर्ता को प्रथम सूचना जो एफआईआर दिया जाता है वो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अधिनियम के तहत सूचित धारा के अनुसार उन्हें एफआईआर को दर्ज कर देना चाहिए। अधिनियम का अनुसार जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं एट्रोसिटी एक्ट के नियम के तहत जो एफआईआर होता है वो एफआईआर को उनको इमीडिएट लॉन्च कर देना चाहिए और वो जो एफआईआर सूचना दर्ज किया गया है वो सूचनाकर्ता को तुरंत एक कॉपी प्रदान कर देना चाहिए। जब पुलिस ऑफिसर आपको इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं दे रहा है, एफआईआर कॉपी नहीं दे रहा है, वो भी अपराध श्रेणी में आता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को एफआईआर होने के बाद एफआईआर कॉपी फ्री एंड कंपल्सरी उनको देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे रहा है, जानबूझकर नहीं दे रहा है। ऐसे परिस्थिति में एट्रोसिटी एक्ट वो पुलिस वाला को भी बनता है। जो आहत है, जो पीड़िता है और गवाही है, गवाही का जो विटनेस है, विटनेस का स्टेटमेंट लिखित रूप से लेना चाहिए। पीड़िता व्यक्ति का स्टेटमेंट भी लिखित रूप से उनको लेना चाहिए। समझो पुलिस वाला लिखित रूप से कोई भी स्टेटमेंट नहीं ले रहा है या एविडेंस नहीं कर रहा है, तो ये भी एक नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्यूटी का श्रेणी में आता है। उसके साथ साथ यहाँ एट्रोसिटी बन जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ड्यूटी होता है 60 दिन का अंदर चार्जशीट स्पेशल कोर्ट को भेज देना चाहिए। 60 दिन का अंदर जब वो चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में भेज नहीं पा रहा है तो लिखित रूप से स्पेशल कोर्ट को वक्त मांगेगा और वो जानबूझकर 60 दिन बीत जाने के बाद भी चार्जशीट नहीं दे रहा है और लिखित रूप से स्पेशल कोर्ट में नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्योंकि स्टिपुलेटेड पीरियड में चार्जशीट नहीं जाने से वहां विक्टिम दोषी को बेल मिल जाता है। सीआरपीसी के नियम लिखा गया है। सीआरपीसी के तहत जब चार्जशीट का अंदर चार्जशीट का डेट एक्सीड हो जाने से उनका फंडामेंटल अधिकार बन जाता है। वो व्यक्ति को सवर्ण व्यक्ति कोर्ट में पिटीशन दायर करके उनको बेल मिलने की चांस है। यहाँ पुलिस ऑफिसर जानबूझकर 60 दिन होने से भी चार्जशीट को स्पेशल कोर्ट को नहीं देता है। नहीं देने का कारण इंटेंशन ये आता है कि जो व्यक्ति जेल में है उनको बेल मिल सके, इसीलिए ऐसे ऑफिसर का खिलाफ एट्रोसिटी बनता है। 60 दिन होने के बाद ऑफिसर का ड्यूटी होता है, फिर वो स्पेशल कोर्ट में जाएगा, बताएगा इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसीजर्स ड्यू टू सम मोर लेबर एंड मोर वर्क एंड इम्पोर्टेंट और ज्यादा इम्पोर्टेंट एविडेंस अभी मिलने की संभावना है, इसीलिए मुझे और 10 दिन या 15 दिन दिया जाए। जब वो लिख के दे देता है तो उनको वक्त मिलता है। वक्त मिलने के बाद जो व्यक्ति दोषी है वो उनको बेल नहीं मिलेगा। चुपचाप थानेदार रह गया तो 60 दिन का बाद भी चुपचाप बैठ गया तो उन्हें तुरंत बेल मिल सकता है। ये भी कभी कभी ये चाल होता है, मनुवादियों का चाल है। सीआरपीसी को मिसयूज करके कोर्ट को ये लोग यूज मतलब क्या है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके बेल लेने के लिए ये कोशिश चलता है, क्योंकि इन लोगों का पास साम दाम दंड भेद है, पैसा का ताकत है, पावर का ताकत है, उनको यूज करके ऐसे ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति केस में बेल प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए जब एक कानून बना है उस वक्त ऐसे रखा गया है 60 दिन का अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर हालत में चार्जशीट पेश कर देना चाहिए। जब वो चार्जशीट पेश कर नहीं पाता है उनका प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी बन जाता है स्पेशल कोर्ट में वो पिटीशन दायर करेगा, टाइम पिटीशन मांगेगा और कोर्ट उन्हें टाइम अलाउ करने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन करके विद इन दिस पीरियड उनको चार्जशीट दे देना चाहिए। जब ऐसा भी वो नहीं करता है तो
तो उनका खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट बनता है। जो भी दस्तावेज बनता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनता है, उनको सही रूप से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तैयार करना चाहिए ताकि कहीं भी एविडेंस चूक ना जाए। जब यह पुलिस ऑफिसर नेग्लेक्ट कर रहा है, यह नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्यूटी आता है और ऐसे ऑफिसर का खिलाफ एट्रोसिटी बनता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको पैसा मांग रहा है और आपका खिलाफ आपका खिलाफ वो केस तैयार कर रहा है और सबरनु को मदद कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में सेक्शन 4 के तहत वो ऑफिसर को भी एट्रोसिटी बनता है। आप डरिए नहीं, आपका मोबाइल उठाइए, आपका कलम उठाइए। ऐसे ऐसे घुसखोर ऑफिसर को सबक सिखाने के लिए आपको डट कर खड़ा होना चाहिए। आपका लड़ाई आप ही लड़ सकते हैं। लड़ने के लिए ज्ञान का जरूरत है। बिना ज्ञान का लड़ाई हार सुनिश्चित है। इसीलिए आपको ज्ञानी बनना है, पढ़ना है। आप सबको हराना चाहते हैं तो ज्यादा पढ़ाई कीजिए और आपका पड़ोसी को पढ़ने के लिए इजाजत दीजिए और आपका बाल बच्चे को पढ़ाई में ध्यान दीजिए। विद्या ही ज्ञान ही आपको आपका हर द्वार हर मार्ग खोल सकता है। हर कोई अधिकारी को आप अपना हक और अधिकार इजीली मांग सकते हैं। जब आपको ज्ञान नहीं है और पढ़ाई का कानून का जानकारी नहीं है तो हर कोई आपको डराएगा। इस अधिनियम के तहत जो भी कानून बनाया जाता है और ये बताया गया है, कर्तव्य निर्वाहन करना हर कोई ऑफिसर का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो जो भी ऑफिसर का ड्यूटी है। वो जानबूझकर अपना कर्तव्य सही से निर्वाहन नहीं कर रहा है तो आप डरना की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा ऑफिसर होना क्यों, उनका खिलाफ तुरंत लिख के या कोर्ट में दे सकते हैं या आप उनका थाना में थानेदार को दे सकते हैं। हमें पता है थाना में आपका एफआईआर रिसीव नहीं होगा, इसलिए आप जो हुआ है, जो प्रॉब्लम जितना में बताया वो नहीं हो रहा है तो आप तुरंत एसपी को एक लिखित देंगे और लिखित के साथ साथ आप एक पोस्टल रजिस्टर्ड पोस्ट में उन्हें भेजिए ताकि आपका पास एक एविडेंस बन जाता है। वो कॉपियां रखिए, उसके बाद आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके भी उनका खिलाफ केस अपील दायर कर सकते हैं। थैंक यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप
हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।